Hello, today we will study about the world population composition. This is the third lesson of class 12th geography part 1. Each person is unique in his or her own way. He is a valuable asset for the country. हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने आप में अनोखा या कीमती होता है और इसके साथ ही वो अपने देश के लिए भी एक बहुत कीमती संपत्ति होती है. Now we have to study about the components of population composition. The first is sex composition या जिसे हम महिला पुरुष अनुपात या मेल फीमेल रेशियो कहते हैं. The ratio between the number of women and men in the population is called the sex ratio. अर्थात जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात होता है इसे सेक्स रेशियो या महिला पुरुष अनुपात या लिंग अनुपात कहा जाता है. इन सम कंट्रीज इट इज द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स. कुछ देशों में ये प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या होती है. इन इंडिया इट इज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल. लेकिन भारत में हम प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं. कुछ देशों में कैसे निकालते हैं तो मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000 और द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स. बट इंडिया में क्या करते हैं फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000 या नंबर ऑफ females per 1000 males. It is called sex ratio. The sex ratio is an important information about the status of women in a country. किसी भी देश में महिला पुरुष का जो अनुपात होता है ये उस देश की महिलाओं की स्थिति को दर्शाने का एक सबसे बड़ा मापदंड होता है. On an average, the world population reflects a sex ratio of 102 males per 100 female. यदि विश्व में हम औसत रूप से देखें तो प्रति 1000 महिलाओं पर 102 पुरुष हैं. The highest sex ratio in the world has been recorded in Latvia. दुनिया में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात लात्विया का रिकॉर्ड किया गया है. Where there are 85 मेल्स पर 1000 फीमेल्स, जहां प्रति 1000 महिलाओं पर 850 पुरुष है. इन कंट्रास्ट इन कतर देयर आर 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स. इसके जस्ट विपरीत यदि हम सैकड़ा में निकालें तो कतर में 311 पुरुषों पर मात्र 100 महिलाएं पाई जाती है. The sex ratio is favorable for female in 139 countries. तो दुनिया में यदि हम सेक्स रेशियो का अनुपात देखें तो लात्विया इसमें सबसे अच्छी स्थिति में है. खाड़ी देशों में स्पेशली कतर में 311 पुरुषों पर मात्र 100 महिलाएं पाई जाती है. तो दुनिया के 139 देशों में सेक्स रेशियो फेवरेबल है और बाकी में अनफेवरेबल है. ठीक. सो रिमेनिंग 72 कंट्रीज लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैव अनफेवरेबल सेक्स रेशियो. एशिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो. एशिया में सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है. अर्थात जो महिला पुरुष का अनुपात है एशिया में ये बाकी देशों के बाकी महाद्वीपों की तुलना में बहुत कम है. चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव अ लोअर सेक्स रेशियो. इसमें भी चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सेक्स रेशियो और ज़्यादा कम है. नाउ द सेकेंड कंपोनेंट इज एज स्ट्रक्चर. आयु संरचना या एज स्ट्रक्चर.
आयु संरचना या एज स्ट्रक्चर. एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. अर्थात विभिन्न आयु वर्ग में कितने लोग रहते हैं इनकी संख्या को एज स्ट्रक्चर या आयु संरचना के द्वारा दिखाया जाता है. द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज जनरली grouped into 3 broad categories. तो आयु संरचना के लिए दुनिया के देशों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है. फर्स्ट इज चिल्ड्रन या बच्चे. जनरली the people below the age group of 15 are considered as children. The second group is working population या working age. So the population between 15 to 59 years. And the third is aged या जिसको वृद्धावस्था या वृद्ध जनसंख्या या मैच्योर वयस्क जनसंख्या कहते हैं. ये 59 ईयर से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको हम वयस्क मानते हैं. अब ये जितनी भी आयु संरचना इसको सेक्स पिरामिड या एज सेक्स पिरामिड से दिखाया जाता है या लिंग और आयु पिरामिड के द्वारा इसे दिखाया जाता है. द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स. तो ये जो आयु संरचना है ये विभिन्न आयु वर्गों में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात बताती है. द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन टाइप. अब ये जो इसका पिरामिड का शेप होता है, इसका जो आकार होता है, ये उस देश की जनसंख्या की संरचना को बताता है. नाउ द फर्स्ट इज एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन या विस्तार या बढ़ती हुई जनसंख्या की संरचना. द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया, एज यू कैन सी इन द बिलो फिगर, it is a triangular shaped pyramid with a wide base as it is typical of less developed country. तो ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं, ये नाइजीरिया का जो पिरामिड है, ये आप देख रहे होंगे कि ये बेस में चौड़ा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये सकरा होते जा रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां जन्म लेने वाले महिला पुरुषों की संख्या ज्यादा है और धीरे धीरे ये पॉपुलेशन घटती जाती है. द सेकेंड ग्रुप इज ऑफ द कंट्रीज विच हैव कांस्टेंट पॉपुलेशन. ऑस्ट्रेलियाज एज सेक्स पिरामिड इज बेल शेप, एक घंटी के आकार का है, एंड टेपर टुवर्ड्स द टॉप, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ कम होता जाता है. दिस शोज बर्थ एंड डेथ रेट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू अ कांस्टेंट पॉपुलेशन. तो इस तरह की जो संरचना होती है, इसमें क्या है कि ये एक बेल शेप में पाया जा रहा है, घंटी के शेप में पाया जा रहा है. तो इसमें क्या है कि जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम होती है और जनसंख्या लगभग स्टेबल या कांस्टेंट होती है. द थर्ड इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या गिरती हुई जनसंख्या. द जापान pyramid has a narrow base and tapered top showing low birth and death rate. The population growth is in developed countries is usually 0 और negative. तो ये आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, यहाँ दोनों कम है. मतलब जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और मरने वाले लोगों की संख्या कम है, जिसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे जनसंख्या घटने लगती है. द नेक्स्ट इज रूरल अर्बन कंपोजिशन. द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंस. तो ग्रामीण शहरी अनुपात या ग्रामीण शहरी संरचना, इसमें क्या होता है कि लोग कहाँ रहते हैं इसके आधार पर इसका विभाजन होता है. द एज सेक्स ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन
and level of development vary between rural and urban areas. तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो आयु लिंग की संरचना होती है या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है, उनके विकास का जो स्तर होता है, ये अलग अलग होता है. क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. और हर देश के अपने शहर और गांवों को के रूप में जनसंख्या को बांटने के मापदंड अलग होते हैं. इन जनरल टर्म्स रूरल एरियाज आर दोज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी. ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्र जनरली कौन से होते हैं? जहां लोग प्राथमिक क्षेत्रों में लगे होंगे, जैसे कृषि कार्य में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, या इस तरह की जो प्राथमिक गतिविधियां हैं उसमें जब लगे रहते तो उसे हम ग्रामीण कहते हैं. एंड अर्बन एरियाज आर दोज वेयर मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटी. तो शहरी क्षेत्र कौन से होते हैं? जहां गैर प्राथमिक या द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में ज्यादा लोग लगे होते हैं. इन वेस्टर्न कंट्रीज male outnumbered female in rural areas and female outnumbered the male in urban area. तो वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि गांव में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है और शहरों में पुरुषों की संख्या कम होती है. इन कंट्रीज लाइक नेपाल, पाकिस्तान एंड इंडिया द केस इज रिवर्स. The excess of female in urban area the excess of in urban areas of USA, Canada and Europe is the result of influx of female from rural area to urban area for the search of job. Now the next topic is literacy या साक्षरता जिसको हम कहते हैं. Proportion of literate population of a country is an indicator of its socio-economic development. मतलब किसी भी देश में साक्षरता की जो दर होती है ये उस देश की सामाजिक आर्थिक विकास को दर्शाती है. As it reveals the standard of living, social status of female, availability of educational facilities and policies of government. क्योंकि इससे क्या शो होता है या क्या दर्शाता है ये कि वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, महिलाओं का सामाजिक स्टेटस कैसा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी. ये जितनी फेवरेबल होंगी उतनी लिटरेसी रेट और रेट ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा. लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ अ कॉज एंड कंसिक्वेंस ऑफ लिटरेसी. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आर्थिक विकास की दर होती है ये साक्षरता से प्रभावित भी होती है और साक्षरता को प्रभावित भी करती है. अर्थात यदि लोग साक्षर होंगे तो आर्थिक विकास होगा और आर्थिक विकास होगा तो लोग साक्षर होंगे. इन इंडिया लिटरेसी रेट्स डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 ईयर ऑफ एज. तो भारत में हम जिसको साक्षर कहते हैं वो कौन लोग होते हैं? जिनकी आयु 7 साल से अधिक होती है. सो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 years of age who is able to read, write and have the ability to arithmetic calculations with understanding. मतलब हम भारत में किसको साक्षर मानते हैं? जो 7 साल की उम्र का हो, किसी भी भाषा में अपना नाम लिख और पढ़ सकता है तथा जोड़ घटाव या थोड़े बहुत गुणा भाग को समझ सकता है. उसे हम लिटरेसी या साक्षरता की दर या साक्षर व्यक्ति कहते हैं. तो विभिन्न देशों की साक्षरता की दर इसमें दिखाया गया है कि कितनी रूरल पॉपुलेशन साक्षर है और कितनी अर्बन पॉपुलेशन साक्षर है. नाउ
द लास्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या व्यावसायिक संरचना जिसको कहते हैं। ऑक्यूपेशनल या व्यावसायिक संरचना अर्थात किस व्यवसाय में कितने लोग लगे। सो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी या प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग। खेती करना, जंगल में लकड़ी इकट्ठा करना या फॉरेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा करना, मछली पकड़ना या खनन। These are classified as primary activities. Manufacturing is secondary activity या द्वितीयक उद्योग। निर्माण उद्योग जिसको हम कहते हैं ये द्वितीयक माना जाता है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज आर कंसीडर्ड एज टर्शियरी जॉब्स या तृतीयक व्यवसाय इनको कहते हैं। एंड द जॉब्स रिलेटेड टू रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग आइडियाज, इनको हम क्या कहते हैं? क्वाटरनरी सर्विस कहते हैं, जिसमें हाई लेवल रिसर्च की जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या आइडियाज डेवलप करने से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उनको हम क्वाटरनरी सर्विस कहते हैं। तो कितने प्रकार के व्यवसाय होते हैं, कितने कैटेगरी के? एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, देन टर्शियरी एंड देन क्वाटरनरी। तो इन 4 प्रकार के ग्रुप में जो लोग काम करते हैं उसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन दीज 4 सेक्टर्स इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। अर्थात इन चारों ग्रुप में जितने प्रतिशत लोग लगे हैं ये उस देश के विकास के स्तर को दर्शाता है। अर्थात यदि प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा परसेंटेज है पॉपुलेशन का, इट मीन्स द कंट्री इज इन डेवलपिंग स्टेज। या यदि सेकेंडरी में सेक्टर में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो देश तेजी से विकसित हो रहा है। यदि टर्शियरी सेक्टर में है तो अपने विकास की अवस्था तक लगभग पहुंच चुका है। और यदि क्वाटरनरी सर्विस में ज्यादा लोग हैं तो इसका मतलब वो देश पूरी तरह से विकसित हो चुका है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस चारों ग्रुप में जितने पोर्शन या जितने परसेंट लोग हैं उनके आधार पर हम किसी भी देश के जनसंख्या के विकास के स्तर को या देश के विकास के स्तर को माप सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।